वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जूनियर एडिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइंस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम साइंस के मोस्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनसे आपको हो सकता है एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिले, वो क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और ये हमारी आज सीरीज़ का चौथी सीरीज़ है, जिसमें हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिंक के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ऑन ट्रीटिंग विद एसिड, जब उनको एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, सपोज कोई एसिड है एक्स, तो वो फॉर्म करते हैं क्या, जिंक सल्फेट। क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट बनाएंगे, ZnSO4 बनाएंगे। अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस वाई विच बर्न विद अ पॉप साउंड व्हेन ब्रिंग नियर टू अ बर्निंग कैंडल। जब इनको बर्निंग कैंडल के नियर लेके आएगा तो ये क्या करेंगे, गैस वाई भी प्रोड्यूस करेंगे। कौन सी साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ। तो हमें बताना है ये एसिड कौन सा है और ये जो गैस है जो यहाँ पर निकलेगी वाई, जो पॉप की ध्वनि बनाएगी, वो कौन सी गैस होगी। देखिए, जब जिंक को हमने रिएक्ट कराया किसी एसिड के साथ, तो वहाँ पर क्या मिला, जिंक सल्फेट मिला। तो सीधी सी बात है, सल्फेट मिल रहा है तो जिंक की रिएक्शन किससे हुई होगी, सल्फ्यूरिक एसिड से हुई होगी। तभी क्या मिल सकता है, हमें जिंक सल्फेट मिलेगा। और ये जो पॉप की ध्वनि के साथ हमेशा जो गैस उत्पन्न होती है, वो आपको हमेशा याद रखनी है। वो हमेशा कौन सी गैस होती है, वो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्स क्या था, वो था आपका एक सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हमें क्या मिला है, जिंक सल्फेट मिला है, तो उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से ही हुई होगी। और जब भी पॉप साउंड की बात आ जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे, पॉप साउंड की जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कौन सी गैस में उत्पन्न होती है, वो आपकी हाइड्रोजन गैस में उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेटर टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। कौन से संकेतक अम्लीय विलयन में लाल हो जाते हैं, ये हमें बताना है। कोई हमारे पास एसिड का सॉल्यूशन है तो उसमें हमें बताना है कि उस एसिड के सॉल्यूशन में कौन से जो इंडिकेटर हैं वो रेड हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि फिनोफ्थलीन, ये हमने सीटेट में भी पढ़ा है बहुत ही अच्छे से, कि जो फिनोफ्थलीन होता है और जो टर्मरिक होता है, हल्दी होता है, ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। लेकिन आप याद रखेंगे, ये जो फिनोफ्थलीन होता है ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं और वहाँ पर पिंक रंग देते हैं। और एसिड के साथ ये कोई भी कलर वहाँ पर नहीं देते, तो ये रेड नहीं होंगे। सेम ऐसे ही टर्मरिक, टर्मरिक को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो कोई कलर नहीं देगी। लेकिन टर्मरिक को जब बेस, साबुन क्या है, बेस होता है, और जब हल्दी को साबुन पर लगाते हैं तो आपने देखा होगा कपड़ा जो है वो लाल रंग का हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो बेस है, जो क्षारक है, वो हल्दी को जो इंडिकेटर की तरह है, वो वहाँ पर उसको क्षारक को क्या कर देता है, लाल कर देता है। लेकिन ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो फर्स्ट और थर्ड तो होगा नहीं। देखिए, जो लिटमस होता है, बिल्कुल ये जो लिटमस पेपर होता है, ये एसिड के केस में क्या कर देता है, नीले को लाल कर देता है। तो यहाँ पर हमें लाल रंग, जो रेड कलर है, वो मिलने वाला है। सेम ऐसे ही जो मिथाइल ऑरेंज होता है, ये क्लास 10th में बताया गया है, याद रखेंगे। जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये भी क्या करता है, ये भी आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पर ये रेड कलर देता है। और ये जो मिथाइल ऑरेंज है, जब बेस क्षारक के साथ रिएक्ट करता है, ये आप याद रखेंगे, तब उस केस में ये येलो कलर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोफ्थलीन पिंक कलर देता है, टर्मरिक रेड देता है बेस के साथ, और मिथाइल ऑरेंज बेस क्षारक के साथ येलो देता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा था कौन रेड कलर देगा एसिड अम्ल के साथ, तो वो आपका हो जाएगा लिटमस और मिथाइल ऑरेंज। तो मतलब यहाँ पर आंसर होगा सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बीइंग ट्रीटेड विद। जो अम्ल होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेंगे जब वो किसके साथ आएंगे, जब वो लाइम के साथ आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम को, चूने को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और जब डाइल्यूट एसिड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, चूना, लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। ये यहाँ पर रिएक्टेंट है और इससे जो रिएक्शन होने के बाद मिलने वाला है रिजल्ट, वो हमारा प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर वो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट ही हमसे पूछ रहा है। ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ कराई गई तो ये जो कैल्शियम है वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा और यहाँ पर क्या बना लेगा, ये कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। और अभी हमारा CO3 है, तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। और साथ में
ये H2O, क्योंकि एक O बच गया और 2H है यहाँ पर, तो ये H2O पानी भी साथ में बनाएगा। तो जो आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, CaCl2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें मिलने वाला है, और साथ में हमें जो H2O है वो एज अ प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द केमिकल फार्मूला फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमें यहाँ पर रासायनिक सूत्र बताना है, और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अदर नेम भी जो मैं बोल रही हूँ, CaSO4 क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, और ये हाफ H2O क्या हो गया, हेमीहाइड्रेट हो गया। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो ये क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ये हाफ है तो हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये फॉर्मूला होता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो कौन सा धातु है, वो कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है सामान्य ताप पर, तो वो हमें बताना है। यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, तो ऑप्शन बी ब्रोमीन यहाँ पर सही है। अगर ये मेटल पूछता, नॉन मेटल की जगह धातु पूछता, तब उस केस में आंसर हो जाता आपका मरकरी। कार्बन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग सी प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि ये शेयरिंग करता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोवैलेंसी की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। हीलियम जो होती है वो हमारी सबसे हल्की गैस होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ प्रोटोन इन एन एटम ऑफ एलिमेंट ए इज 19। कोई एक एलिमेंट है, कोई एक तत्व है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटोन परमाणु में प्रोटोनों की संख्या कितनी है, वो 19 है। तो हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन A+ इज। इस पर A+ का चार्ज आ गया है, तो बताइए अब इस केस में इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रह जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटोन जो हैं वो बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटोन अगर 19 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। और क्योंकि इस पर A+ है, मतलब इसने कैटायन वाली प्रॉपर्टी शो करी है, और कैटायन वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और चार्ज है यहाँ पर 1, तो इसका मतलब इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए होंगे, वो रह गए होंगे 18। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैटायन में क्या होता है, एक जो एलिमेंट होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और एनायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है। जब गेन करेगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और जब कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा तो उस पर याद रखेंगे प्लस चार्ज होगा। तो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को इसने लूज करा है एक इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए 19 की जगह आप कितने हो जाएंगे, 18। और अभी यहाँ पर ए माइनस हो जाता, तब आंसर हो जाता आपका 20। उस केस में इसने एक गेन करा हो जाता, और 19 की जगह क्या हो जाता, 20 हो जाता। तो इस तरह से ये सारा आपको याद रखना है। बॉक्साइड इज एन ओर ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉक्साइड जो है वो अयस्क है किसका, कहाँ से हमें एल्युमिनियम मिलता है, तो जो एल्युमिनियम होता है वो हमें बॉक्साइड से ही, एक अयस्क जो है जहाँ से हमें मेटल मिलते हैं, जहाँ से हम अपने धातुओं को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे ही हम अयस्क बोलते हैं। वही चट्टान हमारी अयस्क होती है, और होती है। तो बॉक्साइड एक ऐसा अयस्क है जिससे हमें क्या मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो आपको रिएक्टिविटी टेबल पता है तो आप इनको बड़ी आसानी से कर देंगे। तो आपको पता होगा डिक्रीजिंग में मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाना है, बढ़ते से घटते क्रम की तरफ जाना है। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो तो आपका पोटाशियम होता है, फिर आपका सोडियम होता है, फिर उसी क्रम में जब हम बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले मिलेगा क्या, मैग्नीशियम मिलेगा, उसके बाद हमें एल्युमिनियम मिलेगा, और उसके बाद हमें जिंक मिलेगा, और सबसे लास्ट में हमें आयरन मिल जाएगा। ऐसे ही और होते हैं, उसके बाद आयरन के बाद और कॉपर भी नीचे आता है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड सिल्वर तो सबसे नीचे होते हैं, और प्लैटिनम तो जो होता है वो सबसे नीचे होता है रिएक्टिविटी टेबल में। तो आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज़ मिल जाएगी, और उस रिएक्टिविटी सीरीज़ को आप याद कर लेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पोटाशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद आपका सोडियम हो गया है ना, कैल्शियम हो गया, ये सब रिएक्टिव हैं, मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम आएगा। तो इस तरह से क्रम है वहाँ पर दिया होगा, उसको आप याद कर लीजिएगा। तो मैग्नीशियम इस टेबल के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम में जो है रिएक्टिविटी जो है वो जल्दी से रिएक्ट करेगा। उसके बाद एल्युमिनियम होगा थोड़ा कम, उससे और थोड़ा कम होगा आपका जिंक, और उससे भी थोड़ा कम होगा आपका Fe दैट इज आयरन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन
of term given below the correct combination of term with reference to animal cell is, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिकाओं के संदर्भ के जो पद हैं वहाँ पर हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा एनिमल सेल यहाँ पर जंतु कोशिका के बारे में सही से बता रहा है। तो देखिए याद रखेंगे, जो जंतु कोशिका है, एनिमल सेल है, उनमें सेल वॉल नहीं होती, तो सेल वॉल वाले ऑप्शन हो गए बाहर। उसके बाद याद रखेंगे, जो जंतु कोशिका है उसमें हरित लवक नहीं होता, ये पादप कोशिकाओं में होती हैं। सेल वॉल आपको प्लांट सेल में या बैक्टीरिया में मिलेंगी, और क्लोरोप्लास्ट जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, और ये भी प्लांट में ही होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको एनिमल सेल, हम भी एनिमल सेल के अंदर ही आते हैं, और हमारे सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे सेल में राइबोसोम्स होते हैं जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट से चिपके हुए होते हैं, प्रोटीन के सिंथेसाइज में मदद करते हैं। क्रोमोसोम्स हमारे जो हैं 46 होते हैं, और पेयर में बात करेंगे तो वो 23 पेयर हो जाएंगे, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऊर्जा संग्रहित होता है, एटीपी के माध्यम से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही मिलती है। तो ये सारे के सारे पार्ट हैं किसके, एनिमल सेल के। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड is also soluble in water, the element is likely to be। एक तत्व उच्च पिघलने बिंदु के साथ एक यौगिक देने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, यह यौगिक पानी में भी घुलनशील है, तो तत्व होने की कौन सी संभावना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर होगा क्या, कैल्शियम होगा। जो कैल्शियम है, जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिल जाएगा, और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये कंपाउंड सॉल्यूबल इन वाटर भी होता है, क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट करने पर ये क्या देता है हमें, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो हमें यहाँ पर दे देता है CaOH2। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। फिर उसके बाद पानी के साथ रिएक्ट कराने पर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु, कौन सा मेटल पाया जाता है, ये हमें बताना है। तो वो होने वाला है आपका एल्युमिनियम। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम, ये मेटल की बात कर रहा है, तो एल्युमिनियम यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट विल गो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर हमें किस में विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलेगी। विस्थापन अभिक्रिया तभी हो सकती है जब दूसरा एलिमेंट जिसके साथ रिएक्शन हो रही है वो अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी वो इस सॉल्यूशन में से दूसरे मेटल को निकाल पाएगा। तो अगर मैं आयरन की बात करूँ, क्या आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है? जी हाँ, जब रिएक्टिविटी टेबल आप देखेंगे तो उसमें Fe जो है वो काफ़ी ऊपर होता है, और जो कॉपर Cu होता है वो काफ़ी नीचे होता है, जिसकी वजह से ये जो Fe है, ये जो आयरन है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसी वजह से ये इस सॉल्यूशन में से कॉपर को निकाल देगा, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो विस्थापन अभिक्रिया है वो हमें देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बाकी टेबल में जिंक ऊपर होता है, Fe नीचे होता है, तो Fe कम रिएक्टिव है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं होगी। सेम ऐसे ही Fe यहाँ पर भी कम रिएक्टिव है और यहाँ पर भी कम रिएक्टिव है, लेकिन इस केस में जो था Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ ह्यूमन जायकोट एंड अ ह्यूमन स्पर्म इज, एक मानव युग्मनज और एक मानव के शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या का रेशो बताना है, अनुपात बताना है। देखिए, जो जायगोट होता है वो तो 2 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एक स्पर्म आया और एक आपका वहाँ से एक क्या होगा, जो मेल का स्पर्म है वहाँ से सपोज अगर एक्स आया है या फिर खाली वाई आया है, डिपेंड करेगा एक्स आएगा या वाई आएगा, और फीमेल की तरफ से तो हमेशा एक्स ही आना है। तो ये सपोज मैंने माना इधर से भी एक्स आया और इधर से भी एक्स आया, तो एक्स एक्स मिल के कितने कितने क्रोमोसोम्स हो गए, तो यहाँ पर तो 2 हो गए। लेकिन अगर मैं सिंगल ह्यूमन स्पर्म की बात करूँ तो वहाँ से एक ही रिलीज होगा, तो वहाँ से या तो खाली एक्स आएगा या खाली वाई आएगा, तो उस केस में उसका रेशो जो होगा वो 1 होगा, और यहाँ पर जो फाइनल रेशो होगा वो हो जाएगा आपका 2:1। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इन्वॉल्व, जो स्पायरोगायरा होता है ये आपका एल्गी होता है, ये आपको पानी में बहुत हरा हरा रंग का पड़ा हुआ मिल जाएगा। तो इसमें जो असेक्सुअल, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करता नहीं है, ये अलैंगिक प्रजनन करता है, तो इसमें जो स्पायरोगायरा है वो इन्वॉल्व करता है क्या, इसमें क्या होता है आपने देखा होगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, ये टूटता रहता है एक सेल से मल्टीपल सेल में, डिवीजन ऑफ सेल इनटू मैनी सेल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसमें क्या होता है, इसकी जो कोशिका है वो कई कोशिकाओं में जो है
विभाजित होती चली जाती है। फ्रेगमेंटेशन हमें स्पायरोगायरा जो एल्गी की कैटेगरी में आता है, शैवाल में आता है, उसमें हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या हो जाता है सेल जो है वो मल्टीपल सेल में जो है वो टूटता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। और यहाँ पर हमें उस समूह को, उस ग्रुप को सेलेक्ट करना है जो स्टेमन, पुंकेसर और साथ में पिस्टल, स्त्री कैंसर के भागों को सही सही दर्शाता है। तो यहाँ पर फ्लावर की बात हो रही है। फ्लावर में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो हमें सही से बताने हैं किसमें हैं। देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो एंथर और फिलामेंट होते हैं, उसमें जो पतली सी डंडी होती है वो फिलामेंट होती है, और ऊपर जो होता है उसमें वो एंथर होता है, और इसे हम पराग कोश बोलते हैं, और इस पराग कोश के अंदर ही पराग कण होते हैं। तो ये जो एंथर और फिलामेंट है ये तो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएंगे, और जो फीमेल हैं उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो होते हैं आपके वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। सबसे ऊपर होता है वर्तिका, फिर पतली सी डंडी सी नीचे को खिंच जाएगी तो वो होती है आपकी वर्तिका, और सबसे नीचे होता है अंडाशय। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टिग्मा, स्टाइली और ओवरी। तो यही जो ग्रुप ए है बिल्कुल सही से रिप्रेजेंट करा गया है, इसमें मेल और फीमेल पार्ट बिल्कुल सही से बताए हैं। बाकी इसमें पेटल ऐड कर दिया, ये तो कोई मेल पार्ट नहीं होता। स्टिग्मा जो है वो फीमेल है, स्टाइली ओवरी जो है वो फीमेल है, वो मेल में डाल दिए तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो कौन सा ग्रुप सही है, तो ग्रुप ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द मेन फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड इज टू। ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ये जो प्लांट में एक तरह का हार्मोन होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये अपोजिट कार्य करता है। पौधे की वृद्धि को रोकता है, इनहैबिट ग्रोथ करता है, वृद्धि को रोकना या फिर उसके जो बीज हैं उनको झाड़ना, फूलों को झाड़ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो कौन सा हार्मोन करता है, वो आपका एब्सिसिक एसिड करता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, जब हम पौधों को रखते हैं तो पौधे अपने आप सूर्य की तरफ झुक जाते हैं, तो उस केस में वो कौन सा हार्मोन है जो उधर की तरफ उनका फेस करवा देता है, तो वो होता है आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है। इस तरह से जो प्लांट होते हैं उनमें बहुत से हार्मोन होते हैं, उनमें एथिलीन एक हार्मोन होता है जो उनको फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है, इस तरह से हार्मोन जो है वो प्लांट में पाए जाते हैं। तो एब्सिसिक एसिड का जो काम होता है वो पौधों की ग्रोथ को रोकना, ताकि वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ें, सिर्फ उनकी ग्रोथ को रोक देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नर्व्स विच अराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी से उठने वाली नसों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है, तो वो बहुत सिंपल है, वो आपकी होती है 31। सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी। निम्नलिखित में से कौन शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मतलब जो बिना इच्छा के हो रही हैं, जैसे आपके दिल का धड़कना है ना, और आपकी जो पलकें झपकती हैं, तो वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, आपके ना चाहते हुए भी वो क्रियाएं होती हैं। तो उनको कौन कंट्रोल करता है, वो कहाँ किसकी वजह से हो रही हैं, वो हमारे जो मेड्यूला है, मेड्यूला जो हमारे पीछे का ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन, तो वहाँ पर जो मेड्यूला है वही मेड्यूला ऑब्लिगेटा वही कंट्रोल करता है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को, अनैच्छिक क्रियाओं को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए हमारा जो ब्रेन होता है उसमें जो आगे का भाग होता है वो आपका फोर ब्रेन होता है, जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं। ठीक है, और जो पीछे वाला भाग होता है वो आपका सेरिबैलम होता है, और उसी सेरिबैलम में पीछे की तरफ मेड्यूला ऑब्लिगेटा होता है, जिससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है। तो यही जो मेड्यूला ऑब्लिगेटा है यही रेस्पॉन्सिबल है आपका अनैच्छिक क्रियाओं के लिए। आपके मस्तिष्क में ही एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, छोटी सी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो क्या करती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्मोन सीक्रेट करती है, और अदर हार्मोन जो बॉडी के अंदर सीक्रेट होने वाले हैं उनको भी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। दूर की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन पास की वस्तु उसको दिख जाती है। ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन। वो कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो यहाँ पर मायोपिया, ऑप्शन नंबर सी से पीड़ित है। मायोपिया में क्या होता है, बच्चों को दूर का, बच्चों को नहीं मतलब सभी को दूर का दिखाई नहीं देगा और पास का उनको दिखाई देगा। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास का नहीं दिखाई देता और दूर का जो है वो अच्छे से दिखाई देता है। मायोपिया के केस में आप कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन भी हज़ारों बार आते हैं और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो मायोपिया में कॉनकेव लेंस होता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में आपका कॉन्वेक्स लेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे थे, और बहुत सी बात
बातें अगर आपको नहीं पता होंगी तो वो क्लियर भी हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लाइक करे बिना किसी को नहीं जाना है। चलिए, थैंक यू।